नमस्कार बच्चों, अब हम हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा कि सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का किस प्रकार हरण होता है और उसे किस प्रकार उसका पुनः निर्गमन होता है। आज की टॉपिक है हमारी अंशों को यदि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों को किस प्रकार हरण करेंगे और किस प्रकार उसका पुनः निर्गमन होगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्टडी करिए क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यदि अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपके पास, एक कंपनी ने 1000 अंश 10 रुपए वाले 5% प्रीमियम पर जिसका भुगतान 8 रुपए अंश प्रीमियम सहित शामिल करके आवेदन पर निर्गमित किया, जिसमें आवंटन पर 8 रुपए है, आवंटन पर 4 रुपए है तथा शेष राशि याचना पर जो कर जो देर थी जो हमने ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है, 10 रुपए का अंश है जिसको 5 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है, और आगे है एक अंशधारी जिसका 100 रुपए अंश आवंटित किए गए थे, उसने आवंटन व याचना की राशि का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किए हुए अंशों को पूर्णदत्त अंशों के रूप में 900 रुपए में पुनः निर्गमित कर दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में अंशों के हरण करने तथा उसको पुनः निर्गमित करने संबंधी आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें जो गिवन है उसको हम देखते हैं और उसके बाद फिर हम उस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमको बताया गया है कि कंपनी के पास कितने अंश थे, प्रीमियम वाले अंश थे, तो इसने अंश कितने हैं हमारे पास, अंश हैं हमारे पास 1000। ठीक, और प्रति अंश कितना था, प्रति अंश था हमारे पास 10 रुपए। ठीक, जिसमें प्लस प्रीमियम का 5 रुपए। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें वो कहा गया है कि 8 रुपए आवेदन का है, आवेदन का 8 रुपए है जो प्रीमियम सहित है। तो प्रीमियम कितना है, इसमें 5 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम सहित 8 रुपए होने से हमारा कितना हो जाता है, 3 रुपए प्लस 5 रुपए, ये हो गया 8 रुपए। ये हमारा आवेदन का हो गया। और आवंटन का हो गया है, आवंटन का बताया गया है हमें, आवंटन का 4 रुपए है, आवंटन का 4 रुपए है, और शेष वो बोला गया है याचना पर। तो शेष कितना होगा बताइए। यहाँ हो रहा है, देखिए हमारे पास टोटल कितना हुआ, ये 10 और 5 कितना हो रहा है, ये 15 रुपए हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमें ये तीनों का प्लस कितना 15 रुपीज होना चाहिए। तो यहाँ 8 और 4 कितना हुआ, 12 हुआ। शेष कितना बचा आपके पास, 3 रुपए। तो ये 3 रुपए हमारा याचना का हो गया। ये कैलकुलेशन आपको शुरू में ही निर्गमन के समय आता था, तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। हम सीधा अब इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में उसने क्या नहीं दिया है बताइए। उसने कहा है कि उसने आवंटन और याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, ये दो राशि का भुगतान नहीं किया है। तो हमको इसको ये दोनों की राशि का के बाद हरण करना है। तो ये दोनों नहीं मिला है, जो मिल गया है उसको हम हरण करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंश हरण की जर्नल प्रविष्टि करते हैं। तो चलिए देखें, अंश हरण की जर्नल प्रविष्टि क्या होगी हमारी। यहाँ पे डेट वगैरह कुछ नहीं दिया, इसीलिए हम फर्स्ट एंट्री ही यहाँ लिखते हैं। पहली प्रविष्टि हमारी हो जाएगी, अंशों के नाम हैं कि आपके पास, प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया, सिंपल अंश है, इसीलिए हम यहाँ पर अंश पूंजी खाता डेबिट, और जो नहीं मिला है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ जो जो नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, अंश आवंटन खाता से, और जो मिल गया है यहाँ पे देखिए शेष याचना भी नहीं मिला है, इसीलिए अंश याचना खाता से, और जो मिल गया है उसको हरण खाते में डाल देते हैं। तो आवेदन की राशि प्राप्त हो गई है, तो यहाँ पे आखिरी हो जाएगा हमारा अंश हरण खाता से। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको।
चलिए अब इसमें हम अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखिए जो राशि यहाँ पे कितने अंशों का हरण हो रहा है, सीधे से वो प्रश्न में बता चुका है कि वो 1000 अंशों का एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश आवंटित थे, यानी एक अंशधारी जिसको 100 अंश थे उसी ने आवंटन और याचना की राशि नहीं दी है। तो जो नहीं दिया है वो कौन है, वो 100 अंश वाला है। 100 अंशों पर प्राप्त नहीं हुआ है तो हमको इसके 100 अंशों को ही हरण करना है। तो अब देखिए हमारे पास हरण की प्रविष्टि कितनी होगी, हमारे पास कितने अंश हैं, 100 अंश हैं। इन 100 अंशों को हम हरण करेंगे तो 100 अंशों को यदि हम हरण कर रहे हैं, अंश का अंकित मूल्य कितना है, अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है प्रति अंश। हमेशा ध्यान रखेंगे हरण करते समय अंकित मूल्य से होता है, तो 100 रुपये प्रति अंश है। तो हमारे पास अंश पूंजी खाते में कितना जाएगा, सॉरी ये 10 रुपये है ना, मैं गलत कर दिया आपके पास, ये 10 रुपये है, 10 रुपये है, 10 रुपये है। तो हमारे पास अंश हरण खाते में कितना जा रहा है, 1000 रुपये। ठीक, अब ये 1000 रुपये यहाँ तो कैलकुलेशन हो गया अंश पूंजी खाते में। अब आवंटन की राशि नहीं मिली है तो 100 अंशों पर आवंटन की 4 रुपये नहीं मिला है तो कितना हो गया, ये 400 हो गया। और 100 अंशों पर याचना का 3 रुपये नहीं मिला है तो ये कितना हो गया, 300। ठीक, और 100 रुपये पर ये नहीं मिलने वाली राशि है और 100 अंशों पर जो मिल गया है, अब देखिए मिल गया है कितना, याद रखेंगे प्रीमियम की राशि कभी अंश के साथ पूंजी के साथ नहीं रहती है, उसे अलग कर दिया जाता है, उसे लाभ की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर 10 रुपये में से हमें 7 रुपये नहीं मिले हैं और जो मिल गया है वो कितना है, वो 3 रुपये है, तब जाके हमारा वो 10 रुपये कंप्लीट हो रहा है। तो ये राशि हमें प्राप्त हो गई है। तो जो राशि प्राप्त हो जाती है वही अंशहरण खाते में जाएगा। तो यहाँ ये 300 रुपये अंशहरण खाते में चला गया। तो यहाँ पर हम प्रविष्टि क्या लिखे, हमारी जनरल प्रविष्टि क्या होगी, प्रविष्टि होगी हमारी 100 अंशों को 100 अंशों का हरण किया। आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, मैंने जनरल आपके नरेशन लिखना आपको पहले बताया था, आप वैसे ही प्रति अंश के रूप में लिख के इसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रविष्टि हो गई। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड प्रविष्टि में। सेकेंड प्रविष्टि में आएंगे तो यहाँ पर हरण के बाद ये, अब आते हैं हम पुनः निर्गमन में। जैसे ही हम पुनः निर्गमन में आए तो हमको मालूम है पुनः निर्गमन में प्रविष्टि क्या होगी, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट। और जिन अंशों को हम पुनः निर्गमित कर रहे हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, सीधे अंश पूंजी खाते में। तो यहाँ हो जाएगा अंश, एक मुश्त रहता है इसीलिए अंश पूंजी खाता से। ठीक, अब ये देखिए, अब प्रश्न में उसने क्या कहा है कि वो जिन 100 अंशों को जब्त कर रहा है उसे 900 अंशों में पुनः निर्गमन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंशों को जब्त किया गया है, अंश हरण किया गया है, वो 100 अंशों को 10 रुपये करके था उसकी कीमत, हरण 100 अंशों को 10 रुपये करके हमने हरण किया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने में पुनः निर्गमन है, प्रश्न में दिया है 900 रुपये में पुनः निर्गमन है। तो जो राशि प्राप्त हो रही है वो सीधा बैंक में जाएगी। और ये 100 अंश की अंकित मूल्य कितना था, 10 रुपये था, तो यहाँ पे हमारा 1000 रुपये आता है। ठीक, इसके साथ इसका कैलकुलेशन ये बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि 1000 रुपये आया तो आपको दिख रहा है कि डेबिट में कितने की डिफरेंस है, 100 रुपये का डिफरेंस है। तो 1000 की जगह वो 900 रुपये में पुनः निर्गमन हुआ है, मतलब फिर बट्टा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अंश हरण खाता डेबिट। ध्यान रखेंगे कि यदि पुनः निर्गमन के समय बट्टा है तो आपको वहां पे क्या करना है, अंश हरण खाता खोलना है, कितना, 100 रुपये। तो ये हो गया आपका पुनः निर्गमन का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 100 अंशों को 900 रुपये में, 900 रुपये पूर्णदत्त लिखेंगे यहाँ पर हम, 900 रुपये पूर्णदत्त में
पुनः निर्गमन, पुनः निर्गमन किया। हो गया क्लियर। यहाँ पर ये हमारा ये फर्स्ट सेकंड प्रविष्टि खत्म हो गई। अब मैंने आपको पहले बताया था कि यदि हम अंशों का पुनः निर्गमन कर रहे हैं तो यहाँ अंश हरण खाते में जो राशि होगी उसमें यदि कोई राशि बचती है तो उसे हमें पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पे 1000 रुपए के यानी 100 अंशों को जब्त किया है तो हमने 100 अंशों को ही पुनः निर्गमन कर दिया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है अंशों में। तो यहाँ पर अंश हरण खाते में देखिए 300 रुपये क्रेडिट हुआ है और यहाँ अंश हरण खाते में 100 रुपये डेबिट हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि क्रेडिट में 200 रुपये ज़्यादा है अभी भी, तो यही जो डिफरेंस की राशि है इसे ही हम पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अलग से प्रविष्टि को बता देती हूँ इसे नहीं मिटाकर। तो हमारी तीसरी प्रविष्टि क्या होगी, देखिए हमारी तीसरी प्रविष्टि हो जाएगी अंश हरण खाता डेबिट और पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते से कितनी। अब देखिए डिफरेंस यहाँ क्रेडिट में 200 आपको दिख रहा है डिफरेंस, देखिए क्रेडिट में 300 है और डेबिट में 100 है। तो यदि हम इसको बराबर बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट में ही 200 बच रहा है, तो यही 200 हमको इसको ट्रांसफर करना है, इसलिए क्रेडिट का 200 को हमने डेबिट खाते में यहाँ पे अंशहरण के डेबिट में 200 रुपये किए और यही 200 रुपये हमारा अंश पूंजी खाते में जाके ट्रांसफर हो गया। तो हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन होगा अंश हरण खाते की शेष, या फिर आप लाभ भी लिख सकते हो, शेष या लाभ की राशि पूंजी संचय खाते में, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित। ठीक, ये तीसरी प्रविष्टि होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप और प्रैक्टिस कीजिए और यदि आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।